जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। सफलता और असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यदि आप जीवन में सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो मंत्र एक ही है कि आप जो भी कार्य करते हैं उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आप इकट्ठा कीजिए, उसका प्रबंधन कीजिए, उसका नियोजन कीजिए। फिर देखिए कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कृषि कार्य भी कुछ ऐसा ही है जिसमें प्रबंधन का, नियोजन का, समय का, इन सभी परिस्थितियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भाई अपना कार्य अच्छे से कर सकें, उनको क्या जानकारियाँ चाहिए, हमारा कार्यक्रम इन सब बातों का ध्यान रखता है। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियाँ लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त होता है खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का हाल जानने का। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। 5 लाख नए किसानों को बिना ब्याज फसली सहकारी ऋण। प्रदेश में मानसून सक्रिय, किसान बुआई में जुटे और खरीफ में धान की रोपाई अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हमारे पास पुराना अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत लाभ के साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिन को भी साकार करती है। भारत के पास प्राकृतिक खेती का पुराना अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि इससे धरती माता की सेवा होती है, प्रकृति और पर्यावरण की सेवा होती है और गोमाता की सेवा का सौभाग्य भी मिलता है। देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए 30 क्लस्टर बनाए गए हैं। लाखों किसान इससे जुड़े हैं। उन्होंने किसानों को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता प्रतिपादित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि इस साल खरीफ सीजन में 5 लाख नए किसानों को फसली सहकारी ऋण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ फसल के लिए 20,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण वितरण की घोषणा की है। चालू खरीफ सीजन में ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण सुविधा से 5 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। किसानों को निर्बाध फसली सहकारी ऋण सुविधा लाभ जारी करने के लिए पिछले दिनों केंद्रीय सहकारी बैंकों को 160 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए हैं। गौरतलब है कि राज्य में फसली सहकारी ऋण वितरण के लिए नाबार्ड द्वारा अपेक्स बैंक को राशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें अपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राशि सम्मिलित कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को फसली सहकारी ऋण दिए जाते हैं। फसली सहकारी ऋणों पर काश्तकारों से ब्याज नहीं लिया जाता है। राज्य में 7,000 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है। काश्तकारों को ऋण वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था है। जुलाई माह के दूसरे सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसात का दौर जारी है। किसान खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग द्वारा कहीं अधिक तो कहीं अधिक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। राज्य में मानसूनी बरसात के साथ ही खरीफ बुआई में तेजी आने लगी है। किसान भाई खरीफ की बुआई में जुट गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा किसानों को बीज और उर्वरकों की संभावित मांग का आकलन कर समुचित व्यवस्था की है। किसानों को मिनी किटों का भी वितरण किया जा रहा है। राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद और प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। राज्य में इस बार भी अच्छे मानसून की संभावना व्यक्त की गई है। इससे खरीफ में लक्ष्यों के अनुसार बिजाई व अच्छी पैदावार की संभावना है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक धान की रोपाई नहीं की है, वो आने वाले 2-4 दिन में धान की रोपाई कर ले, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई के दूसरे सप्ताह तक धान की रोपाई कर लेनी चाहिए। धान की रोपाई का काम अंतिम चरण में है। जो किसान भाई धान की फसल लेना चाहते हैं, वे 2-4 दिनों में ही रोपाई का काम पूरा कर लें। धान की रोपाई का उपयुक्त समय जुलाई के दूसरे सप्ताह तक माना जाता है। धान के लिए प्रति बीघा 5 टन गोबर खाद, 30 किलो नाइट्रोजन और 15 किलो फास्फोरस डालना चाहिए। जिन खेतों में जिंक की कमी हो, वहां पर 6 किलो जिंक सल्फेट प्रति बीघा उर्वरकों की बेसिक डोज के साथ देनी चाहिए। लौह तत्व व सल्फर की कमी हो तो फेरस सल्फेट और जिप्सम का प्रयोग करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें, ताकि खेत की भूमि में नमी बनी रहे। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कोई भी कार्य यदि प्रबंधन के साथ में किया जाए, नियोजित तरीके से किया जाए, तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। खरीफ फसलों में सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर आभा पाराशर को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरपतवार है क्या। कोई भी ऐसा पौधा जो हमें उस समय फसल के साथ नहीं चाहिए होता, वे सभी खरपतवार होते हैं। जैसे कि सामान्यतः हम दूब को, मोथा घास हुई, दूब घास हुई, और इसके अलावा पार्थेनियम हुआ। खरीफ की हम बात कर रहे हैं तो खरीफ में मुख्यतः जो 1 वर्षीय खरपतवार आते हैं, उनमें हमारे चौलाई मुख्यतः खरपतवार रहता है। तो इस तरीके के सभी अवांछित पौधे जिनकी हमें उस समय उसकी आवश्यकता नहीं होती, वे सभी खरपतवार कहलाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अनाज में किस प्रकार का खरपतवार होता है। खरीफ के अंदर हम मुख्यतः देखते हैं तो अनाज के अंदर बाजरा मुख्य फसल रहती है। बाजरा हमारे राजस्थान की भी प्रमुख फसल है, इसलिए बाजरा के अंदर अगर हम देखें तो 1 वर्षीय खरपतवार के अंदर हमारे चौलाई हो जाती है, बरू घास हो जाती है। और इसके अलावा बहुवर्षीय खरपतवारों में हम देखते हैं तो मोथा हो गया, दूब घास तो है ही सामान्यतः। इसके अलावा रूखड़ी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसे स्ट्राइगा कहते हैं। ये जो खरपतवार है, ये अर्धपरजीवी खरपतवार है और इसकी समस्या सबसे ज़्यादा बाजरे के अंदर पाई जाती है। और इसके साथ ही बाजरे के अलावा अगर हम दूसरा देखते हैं अनाज वाली फसल, तो मक्का जो हमारे दक्षिण राजस्थान है, वहाँ उस क्षेत्र की सबसे प्रमुख फसल है और आदिवासियों का भी सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है। इसके अंदर भी मुख्यतः जो समस्या पाई जाती है वो खरीफ के अंदर जो शुरू आज के जो 30 दिन होते हैं, उस वक्त तक जो प्रमुख खरपतवार का अगर यदि हम प्रबंधन कर लेते हैं, तो फिर मक्का और बाजरा जैसी फसलों के अंदर बाद में खरपतवार की समस्या नहीं रहती है। तो इन फसलों में हमें मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए कि शुरू के जो 30 दिन हैं, उसी के अंदर हम इसका प्रबंधन करें। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि बाजरा और मक्का में खरपतवार इस प्रकार की पाई जाती है। अब हमारा प्रश्न ये है कि ये जो खरपतवार है, इसका प्रबंधन हमारा किसान कैसे करे। देखिए, प्रबंधन करना ही सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि खरपतवार खरीफ के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा खरपतवार की समस्या रहती है, क्योंकि बरसात होती है और बरसात के कारण जितने भी ज़मीन में सुषुप्त डॉर्मेंट जो हमारे वीड सीड्स होते हैं, खरपतवार के बीज होते हैं, वो बरसात का पानी आते ही तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। इसके लिए हमको जो प्रबंधन करना है, तो वो अलग अलग फसलों में हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सामान्यतः खरपतवार का प्रबंधन हम सबसे बेहतरीन तो निराई और गुड़ाई करके करते हैं, लेकिन निराई और गुड़ाई में चूँकि हम जानते हैं कि आज की लेबर की प्रॉब्लम, मज़दूरों की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए हम
रासायनिक खरपतवार प्रबंधन को किसान प्राथमिकता देता है। रासायनिक खरपतवार प्रबंधन सामान्यतः 3 तरीके का होता है, जिसके अंदर हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन टाइप के हर्बिसाइड्स होते हैं, दूसरे प्रकार के प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं और तीसरे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं। जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड्स होते हैं वो हमें बीज की बुआई करने से पहले खेत के अंदर डालना होता है, जिसमें फ्लूक्लोरालिन मुख्यतः होता है। इसके अलावा प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स की अगर हम बात करें तो वो हम बीज की बुआई करने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर जिस हर्बिसाइड्स को डालते हैं वो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स हैं। इनमें मुख्यतः पैंडिमिथालिन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स जो बीज के बुआई के बाद में और खरपतवार के अंकुरण होने के बाद में सामान्यतः 20 से 30 दिन के अंदर जिस खरपतवार को डाला जाता है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स होते हैं। इन तीनों खरपतवार नाशियों का उपयोग करके हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि हम निराई गुड़ाई के साथ में एक रासायनिक खरपतवार नाशी का प्रयोग करते रहें, जिससे कि हमारे शुरू के 30 दिन जो हैं वो खरपतवार से मुक्त जो भी फसल रहेगी तो उसमें बाद में खरपतवार की समस्या नहीं होती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने बताया कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रणों का हम उपयोग कर सकते हैं, तो क्या ये फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं है? देखिए, रासायनिक खरपतवार नाशी जो भी है वैज्ञानिक एक उसकी रिकमेंडेड डोज देते हैं। अगर हम रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग उसको फसलों में डालते हैं तो उसका नुकसान नहीं होता है। दिक्कत जब आती है जब किसान सोचता है कि 500 ml की जगह मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कर लूँ, 750 ml डाल दूँ, तो वहाँ पर उसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट आ जाते हैं। रेजिडुअल इफ़ेक्ट मतलब कि खरपतवार नाशी का आप प्रयोग कर रहे हो, उसके जो प्रभाव है वो अगली फसल पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके का जो रिकमेंडेड डोज होती है हर खरपतवार नाशी की, उसी का हमको प्रयोग करें तो ये नुकसानदायी नहीं होते हैं। और मैंने अभी बताया जैसे कि मज़दूरों की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको रोकने के लिए और आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग आज के समय की आवश्यकता है। बताई हुई मात्रा के अनुसार यदि आप ये प्रबंधन करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि दलहन और तिलहन में किस प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं? देखिए, खरीफ फसलों में सामान्यतः सभी एक ही प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो समस्या पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें चौलाई सबसे ज़्यादा इस समय जंगली चौलाई जो होती है वो होती है, बरू घास होती है, इसके अलावा मोथा हो गया, दूब घास हो गया, पार्थेनियम हो गया। ये वो खरपतवार हैं जो सामान्यतः खरीफ के मौसम में पाए जाते हैं जी। और इसके अलावा दलहन और तिलहन में हमें ये विशेष ध्यान रखने की बात होती है कि दलहन फसलें चूँकि बहुत ही कम समय की फसलें होती है, जनरली 60-70 दिन की होती है, तो अगर हम उन्हें 20 दिन तक वीड फ्री रख सकते हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फसलों की अवधि सीमित है, जैसे कम अवधि की है, तो उनमें 20-25 दिन पे हमें वीड फ्री रखें। अब वो वीड फ्री अगर आपका छोटा खेत है तो हम निराई गुड़ाई करके रख सकते हैं, खरपतवार बड़ा है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। और तिलहन जैसे बड़ी फसलें जैसे कि अभी बाजरा, मक्का, तिलहनी बड़ी फसलें तिल वगैरह हुई, तो इनके अंदर 30 दिन का वह समय है, तो हमें वीड फ्री कंडीशन रखने के प्रयास करने चाहिए केवल शुरू के लिए। बाद में क्रॉप जब ग्रोथ कर जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वीड्स का उतना इम्पैक्ट उस क्रॉप पर नहीं आता है। किसान भाइयों, उत्पादन अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि खरपतवार का नियंत्रण करें ताकि आपका फसल अच्छे से हो, उत्पादन अधिक हो और आपको लाभ मिल सके। लेकिन खरीफ की फसलें होती हैं मानसून के दौर में, ऐसे में सिंचाई का प्रबंधन कैसे किया जाना है? डॉक्टर साहब, इस विषय में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पानी का प्रबंधन किस तरीके से करें। सिंचाई प्रबंधन मुख्यतः बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पानी हमारे पास सीमित है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे बाजरे की अगर मैं बात करूं तो बाजरे में जिस समय सिट्टा निकलता है उस वक्त, मक्के की हम बात करें तो मक्के को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ज़्यादा पानी होने पर उस पर स्टेम रोट की समस्या आ जाती है। तो मक्के में जब नी हाई स्टेज हो, जब हमारा घुटने के बराबर का मक्का हो, उस वक्त पानी की आवश्यकता रहती है। टसलिंग के समय जब उसमें सिट्टा निकलता है उस वक्त उसकी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार अगर मैं दलहनी फसलों में बात करूं, मूंग, मोट, उड़द, इनमें एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जिस समय फूल बनते हैं उस समय, और
पॉड फिलिंग के टाइम पे, जिस समय फलियों में दाने भरते हैं, उस वक्त सिंचाई पानी की आवश्यकता होती है। और इसी तरह तिलहन फसल में मुख्यतः तिल होता है, अरंडी होता है। तिल के अंदर हमें पॉड फिलिंग के टाइम पे और फ्लावरिंग, इन 2 समय पर ही पानी देने की आवश्यकता होती है। और साथ में हमें ये भी देख लेना चाहिए कि यदि खरीफ़ के मौसम में पानी रेनफेड कंडीशन है, हमें बरसात के जल से ही अगर उसकी सिंचाई करनी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पानी को डालना चाहिए। और उस ऐसी किस्मों का ही आप चयन करें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है या जो कम पानी के अंदर अच्छे से अपनी उत्पादन दे सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ वर्षों से ऐसा हमें देखने को मिला है कि प्रदेश में कुछ इलाकों में तो ज़्यादा बारिश हो रही है और कुछ इलाके बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बारिश कम होना तो हमारे प्रदेश की एक आम सी बात है। हम ज़्यादातर बातें करते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन कई बार मौसम की ऐसी मार होती है कि अत्यधिक बारिश हो जाती है। उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी ज़रा बताइए। ज़्यादा जब पानी बरस जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खेत तलाई बनाएं। अगर कृषि विभाग की ये सबसे अच्छी योजना है जिसके अंदर हम किसान भाई खेत तलाई बना कर के बरसात का जो पानी है उसको स्टोर कर सकते हैं, आप टाँका बना सकते हैं। और इसके अलावा जो भी हम रिज़र्व कर सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। खेत तलाई के लिए तो कृषि विभाग सब्सिडी देता है, तो हम उस सब्सिडी का लाभ उठाएं ताकि हम, क्योंकि किसान भाइयों ये बहुत ही आवश्यक कार्य है कि हम पानी का सदुपयोग करें। अगर हम उस पानी को स्टोर कर सकते हैं तो हम 1 या 2 सिंचाई आराम से दे सकते हैं। हमें हमारी जो फसल है वो अच्छे से उस पानी से इरिगेट हो सकती है, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो मीठा होता है। तो उस पानी से जो भी हम फसल को जब इरिगेट करेंगे तो उस पानी का से जो उत्पादन होगा वो अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि उस बरसात के पानी को हम स्टोर करें। जैसा कि हम जब जयपुर के आगे की तरफ निकलते हैं, हम देखते हैं कई सारे किसान भाइयों ने खेत तलाई बना रखी है। तो एक सरकार की अच्छी योजना है। इसके लिए आप उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं और खेत तलाई, टाँका, इस तरीके की करिए, क्योंकि कई पश्चिम राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और पानी के बिना वो लोग अपना एक जो सीज़न है एक ही फसल ले पाते हैं, उनके पास फसल भी नहीं उत्पादन हो सकती है। तो आप भाग्यशाली हैं यदि आपके क्षेत्र में पानी होता है और आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरपतवार और सिंचाई का प्रबंधन करने के बाद भी हमारे किसान भाई इन फसलों में लगने वाले रोगों से भी परेशान हो जाते हैं। तो उस संबंध में एक तो बताएं कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनका भी प्रबंधन करना कितना आवश्यक है। खरीफ फसलों में देखिए किसान भाइयों को मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अभी इस समय बुआई का समय चल रहा है, तो आप सबसे पहले तो उपयुक्त किस्म का चुनाव करें कि आप कौन सी किस्म ले रहे हैं। जैसे बाजरे के अंदर आप MPMH 17 ले सकते हैं, MPMH 21 ले सकते हैं। इसी तरीके से आप मूंग के अंदर जो 55 दिन की वैरायटी होती है विराट, उसको ले सकते हैं, शिखा ले सकते हैं। और इसी तरीके से हम तिल के अंदर RT 351 ले सकते हैं। अभी नई किस्म RT 372 भी बाज़ार के अंदर है। तो हम ये जो नई किस्में हैं इनका प्रयोग करें, उन्नत किस्में हैं, ताकि ये उत्पादन आपका स्वाभाविक रूप से अच्छा देंगी। दूसरी बात कि अब रोग प्रबंधन है, तो रोग प्रबंधन करने का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजोपचार करें। बीजोपचार एक तरीके से टीके का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए टीकाकरण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बीज के अच्छे उत्पादन के लिए बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड से बीज का उपचार करें, जैसे थायरम से कर सकते हैं, 2.5 से 3 ग्राम पर kg पर हेक्टेयर से बीजोपचार करें, ताकि जो बाद में रोगों की संभावनाएं हैं उनकी बहुत कम हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण तो ये ही है कि हम बीजोपचार करें। इमिडाक्लोप्रिड जो इंसेक्टिसाइड है उससे करें, ताकि हमें जो कीट हैं उनकी समस्याओं से भी निजात मिले। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना उत्पादन लेते समय और इन बातों का ध्यान रखें तो उत्पादन बढ़ सकता है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी, अभी खरपतवार बुआई का समय है। आप उन्नत किस्म का, उन्नत बीज का प्रयोग करें, बीजोपचार करें। उसके अलावा खरपतवार नाशी में यदि आपका खेत छोटा है
और लेबर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप निराई गुड़ाई को प्राथमिकता दें। निराई गुड़ाई के साथ में अगर खेत बड़ा है तो आप एक खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स। सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, वर्षा के जल का संग्रहण करें क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है, ये आपकी सिंचाई में बहुत लाभदायी रहेगा। और इसी के साथ ही मैं आपके उन्नत उत्पादन की कामना करती हूँ और आप सबको इसके लिए मैं आग्रह करूँगी कि आप सभी उन्नत तकनीकों को अपनाएं ताकि आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। डॉक्टर साहब, इतने कम समय में आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।